के उपग्रह हैं दोस्तों, जैसे कि फोबोस और डिबोस है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी सबसे अच्छा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है आपका कौन है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है यूसोसिया मिसी है। आगे देखते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह पर लगभग CO2 95% पाया जाता है, NO2 2.5% और O2 0.1% पाया जाता है। मंगल ग्रह के लिए मिशन मंगलयान मून मोम कहा गया है। मंगलयान एक जो है 2013 में परीक्षण के लिए किया गया था। उसके बाद में इटली क्लब मेंबर से मंगलयान बना। उसके बाद बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें से हाइड्रोजन हीलियम गैस मुख्यतः पाया जाता है। बृहस्पति से ही रेडियो तरंग एवं प्रभाषित की जाती है। इसे से रेडियो तरंग प्रभाषित की जाती है। बृहस्पति का लगभग जो है 80 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने 80 उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा समय लेते हैं कौन? तो ये बृहस्पति लेते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका ज्ञानीमीडा है। सबसे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीडा है। शनि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, इसका उपग्रह जो है 84 है। कितने हैं? 84 है। इसका घनत्व सबसे कम होता है और इसका आकाशीय पिंड पीले तारे की तरह दिखाई देता है। शनि वसाई की संख्या 7 है। उसी तरह से शनि की ग्रह हाइड्रोजन हीलियम मीथेन की गैसों की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं। इसमें जो है शनि ग्रह पर हाइड्रोजन हीलियम मीथेन पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइन्स है। उपग्रह क्या है? टाइन्स है। आगे देखते हैं दोस्तों। उपग्रह जो होता है, इस ग्रह को मीथेन गैसों की अधिकता होती है, जिस कारण से ये हरे रंग की दिखाई देते हैं। ये कैसा दिखाई देता है? हरे रंग की ग्रह दिखाई देते हैं ये। इसके बाद आगे देखते हैं। यह पूर्व या पश्चिम दिशा में घूमती है, इसीलिए इसे सूर्यदर्शी का पूर्व या सूर्यास्त पश्चिम में होती है। आगे देखते हैं। वरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा या डेप्सिलॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा बीटा गामा या डेल्टा जो है डेप्सिलॉन कहा जाता है। आगे देखते हैं। डेप्सिलॉन कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। टाइटेनिया कहता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। किसका? तो वरुण का। और इसे जो है लेटा ग्रह भी उपग्रह कहते हैं। वरुण जो है यह सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह है। इस ग्रह को रंग हल्का पीला और रंग का होता है। इसका हल्का पीला रंग का होता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा, जिसे मोम कहा जाता है। मून कहता है यह पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। कहता है यह पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी की एकमात्र ग्रह है जिसे मून कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के कभी कभी चक्कर लगाता है। कहता है चंद्रमा पृथ्वी के साथ जो है चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है 27 दिन में और 7 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी का चंद्रमा लगभग 5% भाग दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं। 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार गति से चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी पृथ्वी पर आ जाती है तो चंद्रमा का ग्रहण लगता है। इसे पूर्णिमा कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा जो है 60 वर्षों के बाद सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। जिसे सुपर मून कहा जाता है। एक वर्ष में कुल अधिकतम 4 उपग्रह होते हैं। एक वर्ष में कुल अधिकतम 4 उपग्रह लगा सकते हैं। एक वर्ष में कुल 12 पूर्णिमा होते हैं। कितना पूर्णिमा होते हैं? तो 12 पूर्णिमा होती है। कहता है प्रत्येक पूर्णिमा को लगभग 29.5 दिनों के बाद आते हैं। कहता है प्रत्येक पूर्णिमा जो है 29.5 दिनों के बाद आता है। 29 दिनों के बाद आता है। प्रत्येक वर्ष 27 वर्ष में
प्रत्येक 2.7 वर्ष के बाद जो है 13 पूर्णिमा होता है, यानी कि प्रत्येक 2.7 वर्ष के बाद जो है कितने पूर्णिमा होते हैं, 13 पूर्णिमा होते हैं, जिसे एक माला से या मलय क्या कहा जाता है, मेले मास कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा को ब्लू मून भी कहा जाता है। पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, तो ब्लू मून कहा जाता है। पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहा था चंद्रमा का द्रव्यमान का समान रहता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान समान रहता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण प्लेन भार और 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण प्लेन भार जो है 1/6 हो जाता है, होता है। कहता चंद्रमा पर काले धब्बे वाले भाग को शनि कहता है शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले भाग को शांति सागर कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा जो है, चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा गए, उसके यात्रा पर गए। अपोलो 11 मिशन द्वारा चंद्रमा पर यात्री भेजे गए। कहता है अपोलो 11 मिशन पर जो है चंद्रमा पर यात्री भेजे गए। चंद्रमा पर नील स्ट्रॉन्ग और एडविन उतरा था। कहता है चंद्रमा पर नील स्ट्रॉन्ग और एडविन और उतरा था। कहता है 3 व्यक्ति चंद्रमा पर एक साथ उतरे थे। अपोलो 11 के मिशन के तहत जिस जगह पर उतरा था उस जगह का नाम सी अपोलो या क्यूरिटी है। कहता है भारत में 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 मिशन के तहत मानव रहित यान जो है चंद्रमा पर उतारा गया था। अब 2008 में मानव रहित मिशन जो है उतारा गया था। उसके बाद आगे देखते हैं भारत चंद्रयान 2 जो है 2019 में जुलाई में चंद्रमा पर भेजा गया। कितना चंद्रमा पर भेजा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 2 प्लांट नाम दिया गया। चंद्रयान जिस जगह पर उतरा उससे तिरंगा प्लांट का नाम दिया गया। और 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुवी से उतारा गया, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया। दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया जिसे शिव शक्ति रखा गया। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस भी 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हुई है। कहता है 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हुई है। चंद्रयान 3 उपग्रह के नाम से LVM-3 था। उसके बाद जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य एवं चांद जो है चांद्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। सूर्य एवं चांद का 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो कि धातु के कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धातु के ऐसे कुछ पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति एवं मंगल के बीच स्थित होता है, एक पट्टी में स्थित होता है। कहता है क्षुद्र ग्रह बृहस्पति एवं मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित है। किसके बीच में, मंगल एवं बृहस्पति यानी जुपिटर एंड मार्स के बीच होता है। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह 4 मुख्य कक्षा होते हैं। पृथ्वी के निकट जो है क्षुद्र ग्रह के 4 मुख्य कक्षा होते हैं। सेरेस की खोज प्याजे ने किया था। क्षुद्र ग्रह सेरेस क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है पृथ्वी का सबसे निकटतम क्षुद्र ग्रह एटना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम क्षुद्र ग्रह क्या है, एटना है। कहता है धूमकेतु का पहला जो है पुच्छल तारा या घुला बर्फ धूल या बर्फ गैस जैसे रूप में सूर्य के काफ़ी दूर रहते हैं। कहता है धूमकेतु क्या है, धूमकेतु पछुआ तारा या टूटता धूल या बर्फ या गैस के रूप में सूर्य से काफ़ी दूर रहते हैं। कहता है धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। धूमकेतु क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्ष बाद सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं। कहता है अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के कई वर्षों बाद सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं। धूमकेतु मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बड़े होते हैं धूलकण से, उसके बाद आयोडीन से।
आगे देखते हैं धूमकेतु अपनी ऊपरी भाग में कोमा कहा जाता है। धूमकेतु के ऊपरी भाग को कोमा कहा जाता है। होली धूमकेतु जो है वह 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। धूमकेतु या उल्कापिंड भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। धूमकेतु या उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा कहते हैं। कहता है वो हेलो बॉब जो एक प्रकार का पुच्छल तारा। आगे देखते हैं अक्षांश जो है पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। जिससे इस तरह से खींची गई रेखा को क्या कहता है? अक्षांश कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशीय विस्तार जो है कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाता है? जैसे कि विषुवत रेखा जो है 23.5 विषुवत रेखा 0 डिग्री पर बनता है कांगो नदी पे। और उसके बाद कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। और मकर रेखा लियोमेडिस यानी कर्क रेखा। उसके बाद प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। इसे समांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे समांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं सभी अक्षांश का सबसे बड़ा विषुवत रेखा होता है। कहता है विषुवत रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कहता है कुल अक्षांश की संख्या जो है 89 है, जो कि +1 है। 179 होती है। इसके 2 अक्षांश के बीच दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध को कहा जाता है। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखते हैं 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। उसके बाद 66 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखते हैं कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। उसके बाद कहता है मकर रेखा जो है लिपोपा नदी को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। लिपोपा नदी को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा जो है कांगो नदी को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। पहला माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। उसके बाद दूसरा लिपाम्बू नदी को 2 बार विषुवत रेखा काटती है। उसके बाद मकर रेखा जो है 2 बार इसको काटती है, तो कांगो नदी को काटते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी एवं अक्षांशीय लंबाई वाले देश वाले कहता है सर्वाधिक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले देश चिली है। कहता है आगे देखते हैं उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले देश क्या है? चिली है। उसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा। अगर कहता कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री इसे ट्रोपियन ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपियन ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है। इसे कर्क रेखा कहा जाता है। उसे कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि गुजरती है जैसे गुजरात, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इसी तरह से याद कर लीजिएगा गुजरात, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। या तो मित्र पर गमछा जर्मनी से मिजोरम से त्रिपुरा, मित्र पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर ग से हो गया आपका गुजरात, से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, मित्र पर गमछा झार राजस्थान हो गया। आगे देखते हैं इसी तरह से हो जाता है आपका कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि हवाई द्वीप हो गया, वेस्टर्न सहारा द्वीप हो गया, ब्रह्मास हो गया, और मासरितनिया होता है, अल्जीरिया होता है, लीबिया होता है, मिस्र होता है, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, मेक्सिको हो गया, माले हो गया, उसके बाद नाइजीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, बंगाल हो गया,
बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, ताइवान हो गया। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है, जैसे कि पहला पहला जो है वेस्टर्न सहारा से गुजरती है, ब्रह्मास्त्र से गुजरती है, मॉरिटेनिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है और लिबिया से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? तो ये आपका 17 देशों से गुजरती है। आगे देखते हैं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय जो है कर्क रेखा पर कहते हैं मकर संक्रांति के समय दोपहर जो है दोपहर की सुई 43.5 डिग्री होती है, 43 डिग्री बनता है। आगे देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जो है मकर रेखा क्या होता है? मकर रेखा यह भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे बनता है। कहता है खींची गई रेखा है। कहता है यह भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री, यह भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री गुजरती है। मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। कहता है मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। कहता है मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरती है ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और मेम्ब्रोज और दक्षिण अफ्रीका, टोंगो, नामीबिया। इसी तरह से मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ब्राज़ील, पैराग्वे। कौन कौन से देशों से? ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, वेस्टवेल्स, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर और मोर्च, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो, नामीबिया। कहता है मकर रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? 12 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो आपका दोस्तों, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। कहता है भूमध्य रेखा का लगभग 78% भाग जलीय है। कहता है 78% भाग जलीय है, क्योंकि बहुत सारे सागर इसी के रेखा के अंतर्गत आ जाते हैं। भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा ताप अंतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखा पर ताप अंतर बहुत ही कम होता है। कहता है भूमध्य रेखा कर्क रेखा, मकर रेखा, अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहता है भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऐसा एक अफ्रीका महादेश है जिसपे तीनों जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा का कुल 13 देशों में स्थित है। भूमध्य रेखा कितने देशों में स्थित है? 13 देशों में स्थित है। उसी तरह से देख सकते हैं कौन कौन सा है। देखिए इक्वाडोर है, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गेमंडो हो गया, कॉन्गो हो गया, कॉन्गो गणराज्य हो गया, उसके बाद दिगोंडो हो गया, केन्या हो गया, सिमेलिया हो गया, मालदीव हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, किरितुबाती हो गया, एस्टोमा हो गया। कौन कौन सा? इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील, गेंडवा, कॉन्गो गणराज्य, उसके बाद युगांडा, केन्या, सिमेलिया और मालदीव और इंडोनेशिया, किरितुबाती और एस्टोमा। कहता है ब्राज़ील जो है दोस्तों, ब्राज़ील मुख्य मध्य भारत का कहता है भूमध्य रेखा मकर रेखा दोनों से गुजरती है। मध्य रेखा और भूमध्य रेखा दोनों से गुजरती है। देशांतर रेखा पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण की खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी से उत्तर दक्षिण की ओर से खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। सभी देशांतर की 60 डिग्री और सभी देशांतर की रेखा और लंबाई का समान होता है। सभी देशांतर की 360 डिग्री और सभी देशांतर की लंबाई जो है समान होती है। सभी देशांतर रेखा जो है संलग्न आधी होती है। कहता है देशांतर की रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण काटती है। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण काटती है, समकोण रेखा को काटती है। यमांतर जो है ये कहता है काटती है। दो यमांतर के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा होती है। दो भूमध्य रेखा होती है 111 ये जो होता है 111.4 किलोमीटर होता है। 111.4 किलोमीटर होता है। 111.4 किलोमीटर होता है। ये कितना होता है? 111.4
4 किलोमीटर होता है। उसके बाद देखते हैं दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है जो 0 डिग्री होता है। दो देशांतर के बीच जो है दूरी होता है वो 20 डिग्री होता है, सॉरी दोस्तों 0 डिग्री होता है। आगे देखते हैं दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुव पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर और से दक्षिण खींची गई रेखा को प्रधानमंत्र रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। प्रधान यमंत्र रेखा कहा जाता है। प्रधान यमंत्र रेखा कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किसको? पृथ्वी के बीच बीच दक्षिण खींची गई रेखा को क्या कहता है? प्रधान यमंत्र रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं 22 अक्टूबर तो 1884 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी एक बैठक हुआ जिसमें लंदन ग्रीनविच और प्रधान रेखा ग्रीनविच रेखा को भाग माना गया। उसके बाद प्रधान यमंत्र रेखा जो है पूर्वी 180 डिग्री पूर्व होता है और यमंत्र कहा जाता है। प्रधान यमंत्र रेखा जो है 180 डिग्री पश्चिमी यमंत्र है। उसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है 1 डिग्री यमंत्र पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान यमंत्र पूर्व की ओर जाने का समय आगे और बढ़ जाता है। प्रधान यमंत्र पश्चिम की ओर जाने से समय पीछे हो जाता है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर जो है 24 समय जोन में बांटा गया। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा को निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले और बर्किना फासो और टोक्यो घाना। कहता है ये अंतर्राष्ट्रीय जीएमटी कहा जाता है। ग्रीनविच कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जल डमरू माध्यम से होकर गुजरती है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस चाल से होकर जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है, जो कि गुजरती है प्रशांत महासागर से होते हुए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री ध्रुवीय रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को 180 डिग्री ध्रुवीय रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं 180 डिग्री ध्रुवीय रेखा कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कुल 8 जगहों पर मोड़ा गया है। कितने जगह पर? 8 जगहों पर मोड़ा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों भारतीय मानक कहता है भारतीय मानक समय रेखा जो है जीएमटी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्या है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसमें जो देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं भारतीय मानकों का समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भाग में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट कितने पूर्वी भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, पता है भारतीय मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरात है। कहता है नैनी से गुजरता है। आगे देखते हैं इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहता है भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। कहता है मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं दिन एवं रात कैसे होते हैं। पृथ्वी जो है सौरमंडल के दो प्रकार से गति करती है, जैसे कि घूर्णन गति और दैनिकीय गति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति या दैनिकीय गति कहा जाता है। परिभ्रमण काल जो है इसे वार्षिक गति कहा जाता है। परिभ्रमण काल को क्या कहा जाता है? वार्षिक गति कहा जाता है। पूर्व की दिशा में पश्चिम की घूर्णन करती है, इसी कारण से दिन और रात होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, इसीलिए इसे दिन एवं रात के बराबर नहीं होता है। आगे देखते हैं विषुवत रेखा जो है दिन और रात बराबर होता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दक्षिणी वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है। कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। उसके बाद देखते हैं 21 जून को पृथ्वी को सूर्य के कर्क रेखा पर सबसे दूरी से सैल चमकता है। उसके बाद देखते हैं 21 जून 0 डिग्री कोण के साथ
कौन से दाएं दाएं नहीं बनता है। आगे देखते हैं 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन छोटा होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है। 21 जून को बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध जो है आपका दक्षिणी छोटा दिन होता है। आगे देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 जून को सबसे बड़ा दिन छोटा होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा होता है लेकिन 22 दिसंबर को छोटा होता है। इसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा होता है लेकिन 22 दिसंबर को छोटा होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा होता है और 22 दिसंबर को बड़ा होता है। पृथ्वी जो होता है पृथ्वी को मिट्टी या सेल चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी जो है मिट्टी या सेल चट्टानों से बनी होती है। सेलों का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर रहती है। उसके बाद सेल कठोर या नरम होता है। सेल क्या होता है, कठोर या नरम होता है। कहता है सेल कठोर या नरम होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, सेल कठोर या नरम होता है। सेल विभिन्न रंगों को हो सकती है। सेल विभिन्न रंगों की हो सकती है। निर्माण के आधार पर चट्टान के 3 भागों में बांटा गया। निर्माण के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका देख सकते हैं चट्टान, उसके बाद अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। कहता है चट्टान 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अग्निय चट्टान जो होता है, अग्निय चट्टान इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गीर के समय भूगर्भ से निकले वाले लावा से जमकर ठंडा होने से होता है। आगे देखते हैं इस प्रकार के चट्टान जीवाश्म नहीं होते हैं। इस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं और यह कठोर पर्वतहीन हो जाते हैं। लोहा जैसे सोना, चांदी, तांबा etc। कहता है अग्नि चट्टान से बनी शैला का उदाहरण है जो कि चट्टान ग्रेनाइट चट्टान में परिवर्तित रूप से निस्वेसाइल परिवर्तन यह शिष्ट हो जाता है। अवसादी चट्टान अपरदन की प्रक्रिया को द्वारा बना चट्टान अवसादी चट्टान कहलाता है। कहता है अपरदन की प्रक्रिया द्वारा बना चट्टान अवसादी चट्टान कहलाता है। आगे देखते हैं इसे पत्तेदार चट्टान भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म जो है अधिक खनिज अवसादी चट्टान को पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अवसादी चट्टान में पृथ्वी का 75% भाग जो है पाया जाता है। उसे चूना पत्थर या बुलवा पत्थर भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं सैला पत्थर में परिवर्तन रूप से स्लेट होता है। चूना पत्थर में परिवर्तन रूप में संगमरमर है। उसके बाद देखते हैं डोलोमाइट में परिवर्तन संगमरमर बर्बला पत्थर या परिवर्तन के रूप में क्वार्टजाइट रूप में परिवर्तित होता है। रूपांतर चट्टान क्या अर्थ होता है, यह अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के बाद बनता है। इसके बाद स्लेट जो है शिस्ट और क्वार्टजाइट और संगमरमर etc स्लेट को परिवर्तन के रूप में प्राइट है। उसके बाद स्थलमंडल पृथ्वी कहता है स्थलमंडल जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। स्थलमंडल पृथ्वी के आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगायिका, ताप ज्वालामुखी एवं अग्नि चट्टान, भूकंप इत्यादि से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं इसी तरह से पूरी पृथ्वी का औसत जो है घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद दाब बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्या बढ़ता है, तो घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी पर प्रत्येक 32 मीटर गहराई जाने पर 1 सेंटीमीटर का ताप का वृद्धि होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर 1 सेंटीमीटर का ताप बढ़ता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत होते हैं। उसे सियाल कहा जाता है, सिमा कहा जाता है और निकेन कहा जाता है। सियाल जो है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है जिसे सेटर का मिलकर बना होता है। सिलिकॉन जो कि एल्यूमिनियम परत जो है अम्लीय होता है। इसे कहते हैं अम्लीय परत होती है। इसे आगे देखते हैं इस प्रकार की परत ग्रेनाइट की अधिकता होती है। इस प्रकार की ग्रेनाइट अधिकता होती है। कहता है सीमा यह पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊपरी परत है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। कहता है इसमें से सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यह क्षारीय होता है। यह कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसमें बेसाल पत्थर और अधिकतम पाई जाती है। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।